हाथों में हथकड़ी पहनाए हुए पुलिस अंजलि को अपने साथ ले जा रही थी। तभी पास में खड़ा रोहन, जो कि अपना दिमागी संतुलन पूरे तरीके से खो चुका था, वह बच्चों की तरह हंसते हुए ताली बजाकर बोलता है, जा रही है तू? देखा, तू गंदी है गंदी। अब ये पुलिस अंकल और आंटी मिलकर तेरी बहुत पिटाई करेंगे। रोहन की बात सुनकर अंजलि अपने हथकड़ी लगे हाथों से ही उसका गला दबोच लेती है। कांस्टेबल जल्दी से अंजलि के हाथों से रोहन को छुड़वाती है और उसे पकड़कर पुलिस की जीप में बैठाकर थाने ले जाने लगती है। थाने जाते समय अंजलि अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। रमीला ने अपनी कोख से अपनी 2 जुड़वा बेटियों को, माही और अंजलि को जन्म दिया था। दोनों ही आवाज, रंग, रूप, नैन नक्श में बिल्कुल एक जैसी थी, सिवाय एक चीज के, जो थी नीयत। अंजलि लोभी और मतलबी लड़की थी, वहीं माही एक बेहद नेक लड़की थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपनी माँ के पैसे चुराकर अपने लिए चूड़ियां खरीद लेती है। रमीला को जब यह बात पता चलती है तो वह उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, अरे नालायक, शर्म नहीं आती है क्या? अपने ही घर में चोरी करते हुए। अरे मैं सारा सारा दिन धूप में अपनी जी जान जलाकर तुम दोनों बहनों का पेट भरने के लिए कमाती हूँ, और तू चोरी कर रही है। अरे शर्म नहीं है क्या तुझे? रमीला की आवाज सुनकर माही भागी चली आती है और बोलती है, माँ रुक जाओ, मत मारो अंजलि को। उसने जो किया अनजाने में किया। मत मारो माँ, मत मारो। अरे कुछ सीख ले अपनी बहन से। अरे भगवान ने एक जैसा सब दे दिया तुम दोनों को, एक जैसी समझ और अकल क्यों नहीं दी? रमीला इतना बोलकर गुस्से में चली जाती है और अंजलि गुस्से में माही को घूर के देखती है और चुपचाप वहां से चली जाती है और खुद से कहती है, माही 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 माही, आखिर क्यों बनूं मैं माही के जैसी? अरे मैं जैसी हूँ लोग मुझसे वैसे ही प्यार क्यों नहीं करते हैं? हाँ, की मैंने चोरी तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? जब प्यार से पैसा मांगा तो नहीं दिया, चुरा लिया तो बुरा लग गया। एक दिन मैं सबसे अपना बदला लूंगी, हर चोट का पूरा पूरा हिसाब करूंगी इस माही से। तो इतना कहकर अंजलि गुस्से से जोर से चिल्लाती है। अंजलि को बचपन से लेकर जवानी तक केवल गुस्सा, डांट और प्यार ही मिला था, क्योंकि अपने झूठे और मतलबी स्वभाव की वजह से वह हर किसी की नजरों में एक बिगड़ी हुई लड़की थी। वक्त गुजर रहा था। रमीला अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए उनके लिए रिश्ते तलाशने लगती है। एक भली औरत के जरिए माही के लिए रोहन नाम के एक अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। रोहन अपनी माँ सोमा और छोटे भाई अजय के साथ माही को देखने आता है और सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी सोमा बोलती है, हमें आपकी बेटी माही अपने रोहन के लिए खूब भा गई। अब हम तो जल्दी से जल्दी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये ले मेरी बच्ची, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट हमारी होने वाली बहू के लिए। अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लो, हम माही बिटिया को अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। अरे वाह, सोने का हार, 6 तरीके के फल, नई नई साड़ियाँ। हाय माँ, क्यों ना आप माही की जगह मुझे इस घर में विदा कर दो। माही को तो कोई भी मिल जाएगा, मुझे जाने दो ना इस घर में। माही का रिश्ता तोड़ दो माँ, माही को वहाँ मत भेजो। वैसे भी हम हूबहू एक जैसे दिखती हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। बदतमीज, शर्म नहीं आती है क्या ये सब बोलते हुए? रोहन जैसा लड़का, उसका परिवार तेरे जैसी लड़की के लिए नहीं है। हम शक्ल होने से तो माही जैसी नहीं बन जाएगी। तुझे उस घर में कभी नहीं जाने दूंगी मैं। वक्त गुजरता चला जाता है। माही की रोहन के साथ शादी हो जाती है और अंजलि के दिल में अब माही के लिए पहले से ज्यादा नफरत थी, और उतनी ही नफरत उसके दिल में अपनी माँ के लिए भी थी, जिस वजह से एक दिन वह खाने में जहर मिलाकर अपनी माँ को दे देती है और उन्हें मार देती है और दुनिया के सामने खुद को बेचारा और अकेला साबित कर देती है।
सहानुभूति के तौर पर माही अपनी बहन को अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है, जहां कुछ ही वक्त में अंजलि अपनी अदाओं के जाल में अजय को फंसाकर उससे शादी कर लेती है। अब दोनों हमशक्ल गरीब बहनें एक ही घर की बहू बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि छत की मुंडेर पर बैठी खुद से कहती है, क्या कहती थी मेरी माँ, मैं कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती, मैं इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं हूँ। पर मेरी माँ को क्या ही पता था कि उसे उसकी बेटी ही मौत की नींद सुला देगी, क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ जो मारा था, अपनी माँ के हर थप्पड़ का जवाब भी तो देना था। अब बस मैं इस घर में आ गई हूँ, अब मैं रोहन को हासिल करके रहूंगी और माही से हर वो चीज छीन लूंगी जो उसने आज तक मुझसे छीनी है। उस माही और रोहन को एक साथ देख कर ना मेरा खून खौलता है। अंजलि की ये सारी बातें उसका पति अजय सुन लेता है। अंजलि का सच जानने के बाद अजय के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, जिसके बाद अजय अंजलि को एक जोरदार चाटा मारता है और जैसे ही वह मुंडेर से झांककर सभी को आवाज देने लगता है, तभी अंजलि उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और अजय की मौके पर ही मौत हो जाती है। सभी लोग भागकर घर के बाहर आते हैं। तभी अंजलि झूठा रोना रोते हुए बोलती है, हाय ये क्या हो गया। पहले माँ, अब मेरा पति मुझे सब छोड़ के चले गए, मैं कहाँ जाऊंगी भगवान। अंजलि संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा मेरी बहन। कैसे होगा दीदी, कैसे होगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे नहीं जीना, मुझे भी मार दो। संभालो अंजलि, मैं हूं ना तुम्हारी बहन, और रोहन और माझी भी तो है, हम सब मिलकर तुम्हारा सहारा बनेंगे। विधि विधान के साथ अजय का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब अंजलि की नजर हर वक्त रोहन पर थी। वह किसी न किसी बहाने से रोहन के पास जाने की कोशिश करती थी, पर रोहन उसे हर वक्त खुद से दूर कर देता था। ऐसे ही एक दिन सोमा माही को लेकर कहीं बाहर गई होती है। तभी रोहन फोन पर बात करते हुए छत पर जाता है, जहां उसे अपने भाई अजय का फोन मिल जाता है। रोहन अजय का फोन उठाकर उसे चलाने लगता है। तभी उसे उस फोन में अंजलि की वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिसमें वह अपने मुंह से अपना सारा सच बयान कर रही थी। रोहन वह फोन लेकर अंजलि के पास जाता है और उसे सब बताते हुए बोलता है, अंजलि, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया किस्म की लड़की निकलोगी, जिसने अपने ही पति और माँ को मार डाला। अरे हम सब तो आज तक तुम्हें इतना प्यार करते रहे और तुम इतनी बड़ी विश्वासघात निकली। घटिया नहीं, घिनौनी हो तुम। हाय, तुम्हारे मुंह से तो जाने मन ये कड़वे बोल भी ना मीठा रस लगते हैं, रस। मेरी जान, ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए ही तो किया है। जल्दी से मुझे अपनी बाहों में भर लो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मेरे अंदर के जज्बातों को ठंडा कर दो प्लीज। दूर हो जाओ तुम मुझसे। तुम जैसी औरतों को मैं अपने पास भी ना आने दूं। मैं बस माही से प्यार करता हूँ, सिर्फ माही से, और अब मैं सबको सच बता दूंगा। रोहन इतना कहकर अंजलि को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी अंजलि रोहन के सिर पर एक भारी चीज से वार करती है और उसके सर से लगातार खून बहने लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। इस चोट के बाद रोहन अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। गुजरते वक्त के साथ अब माही को अंजलि पर शक होने लगा था, जिसके बाद वह सोमा के साथ मिलकर अंजलि का सच बाहर लाने के लिए एक साजिश रचती है। ऐसे ही एक सुबह, माही, अंजलि, अरे कहाँ हो, यहाँ आओ दोनों। जी माँ जी आ गए, क्या हुआ? जी माँ जी आ गए, क्या हुआ? देखो बेटा, मुझे तुम दोनों से ये कहना है कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अजय की तरह मैं भी कब चल बसूं, क्या ही पता है। इसीलिए अपने जीते जी मैं अपनी सारी जायदाद एक सही इंसान के नाम करना चाहती हूँ, जो कि है मेरी बहू माही। मेरे जाने के बाद मेरी सारी दौलत और संपत्ति मेरी बहू माही की होगी। ले बहू, कागज संभाल के रख ले, आज से सब तेरा हुआ।
सोमा का यह फैसला सुनकर अंजलि का खून खौल जाता है। उसके दिल में लगी नफरत की आग अब ज्वालामुखी बन जाती है। अब उसके सिर पर माही को अपने रास्ते से हटाने का खून सवार हो जाता है, जिसके चलते जब एक रात माही अपने कमरे में सो रही होती है, तभी अपने हाथों में चाकू लिए अंजलि माही के कमरे में जाती है और बोलती है, अरे कब तक बर्दाश्त करूं मैं तुझे? बचपन से लेके आज तक कभी तूने मुझे एक खुशी नहीं लेने दी। सब मिला तो सिर्फ तुझे मिला। इतना सब कर लिया, माँ को मार दिया, अजय को रास्ते से हटा दिया, अपने प्यार रोहन की इतनी बुरी हालत कर दी, पर सबकी नजरों में अच्छा कौन बना? तू माही। कैसे? आज रात तो नहीं बचेगी। ये प्रॉपर्टी भी अब तुझे मिलने जा रही है। तुझे तो आज मैं अपने रास्ते से हटाकर हर एक चीज को अपने नाम करके रहूंगी। इतना कहकर जैसे ही अंजलि माही पर वार करने लगती है, तभी कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और सोमा और माही उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी माही कहती है, मुझे यकीन नहीं होता अंजलि, तो मेरी बहन होकर इतना नीचे गिर सकती है। घर, पैसा और रोहन को पाने के लिए तू इतनी गिर गई, इतना सब कर दिया तूने। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए। तो कितनी घिनौनी है। इतना कहकर माही पुलिस को फोन करती है और कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। इंस्पेक्टर अंजलि को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देती है, जिसके बाद अदालत अंजलि को उम्र कैद की सजा सुना देती है। अधमरी हालत में श्लोक जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसी के सामने बाहों में बाहें डाले संजना विराट को पूरे पैशन के साथ किस कर रही थी। तभी श्लोक दर्द भरी आवाज में करहाते हुए बोलता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया संजना, ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा और तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरे दोस्त के साथ मिलकर। अब ये आशिक कातिल बनेगा और तुमसे इस धोखे का बदला लेगा, देख लेना। इतना कहकर श्लोक बेहोश हो जाता है। बात उस वक्त की है जब श्लोक विराट के साथ एक पार्टी में गया था, जहां उसकी मुलाकात पहली बार संजना से हुई थी। संजना का सैंडल टूट गया था, जिस वजह से वो सारी पार्टी में नंगे पांव घूम रही थी। तभी श्लोक उसके पास आता है और बोलता है, अरे क्या हुआ, आप ऐसे पार्टी में नंगे पांव घूम रही हैं? कोई मन्नत मांगी है क्या? अरे नहीं, नो, मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है। एक्चुअली मैं जो सैंडल पहन कर आई थी, वो उसकी हील टूट गई। बेवफा निकली बहुत ही, इसीलिए नंगे पांव घूम रही हूँ। ओह ये बात है। मैं आपको नई हील्स दिलवा देता हूँ। यहाँ पास में ही एक मॉल है, वहां से जो सैंडल लगे वो आप ले लीजिए। इतना कहकर श्लोक संजना को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों मॉल पहुंच जाते हैं, जहां संजना अपने लिए एक सुंदर सी हील पसंद कर लेती है और उसे ले लेती है। पहली ही मुलाकात में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही वह आपस में अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ देर बाद दोनों पार्टी में वापस पहुंचते हैं, जहां विराट संजना को श्लोक के साथ देखकर बोलता है, अरे श्लोक, ये कौन है? तुम्हारी कोई दोस्त? मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, हम बस कुछ देर पहले ही दोस्त बने हैं, तो देखते कैसे। ये संजना है और संजना ये विराट, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हेलो विराट। हेलो संजना, चलो मिलना मिलाना तो होता रहेगा, फटाफट से पार्टी एंजॉय करते हैं, घर भी तो जाना है यार। विराट की बात सुनकर सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वक्त यूं ही गुजरता चला जाता है और गुजरते वक्त के साथ संजना और श्लोक की मुलाकातें भी बढ़ती चली जाती हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं और एक शाम श्लोक बड़े ही रोमांटिक से अंदाज में संजना को प्रपोज करते हुए बोलता है, संजना, माय डियर लव, आई लव यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। भगवान ने उस दिन मुझे पार्टी में तुमसे मिलाया, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी हो गई। आई रियली लव यू। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? यस, आई लव यू टू, आई रियली लव यू टू। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों का प्यार यूं ही चलता जाता है।
श्लोक और संजना अब एक लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। क्योंकि श्लोक एक अच्छे खानदान का बेटा था, इस वजह से उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। संजना भी श्लोक के पैसों पर अपनी जिंदगी मस्त एंजॉय कर रही थी और आराम से रह रही थी। ऐसे ही एक दिन जब श्लोक घर नहीं होता, तभी विराट उसके घर आता है और बोलता है, श्लोक श्लोक कहाँ हो? श्लोक घर पर नहीं है, वो आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं मीटिंग के लिए। ओह ओके, मैं तो भूल ही गया था। इतना कहकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं और विराट संजना को कस के अपनी बाहों में थाम लेता है और संजना की गालों पर किस करते हुए बोलता है, अरे मेरी जान, भूला हूँ तभी तो यहाँ आया हूँ। कितना वेट करना पड़ता है कि कब श्लोक जाए, कब मैं अपनी जाने मन से मिल सकूं। आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू माई लव। देखना अब बहुत जल्द ये सब हमारा हो जाएगा, गाड़ी, बंगला, घर, जायदाद, सब कुछ। बेचारा श्लोक, उसे लगता है कि तुम उसे किस्मत और भगवान की कृपा से मिली हो, पर उसे क्या पता ये तो हम दोनों का प्लान था। तुम्हारा उसकी जिंदगी में आना और जिंदगी बन जाना सब हम दोनों की साजिश थी। तुम्हें पता है, मैंने ना श्लोक के सिग्नेचर भी ले लिए हैं ब्लैंक पेपर्स पर। बस अब बहुत जल्द हम दोनों अमीर होने वाले हैं मेरी जान। संजना इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र घर के दरवाजे पर जाती है जहां श्लोक खड़ा हुआ था। श्लोक को देखकर संजना और विराट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी श्लोक बोलता है, विराट, संजना, ये है तुम दोनों का असली चेहरा। शर्म नहीं आई तुम दोनों को ये सब करते हुए? तुम दोनों मेरी जिंदगी में सबसे खास थे और तुम दोनों ने ही मेरी जिंदगी, मेरे भरोसे को तार तार कर दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये पैसा, ये दौलत, ये सब चाहिए था। कभी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। बाकी अब मैं तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगा, देखते जाओ। इतना कहकर जैसे ही श्लोक जाने लगता है, तभी विराट और संजना मिलकर एक भारी चीज से उसके सर पर जोरदार वार करते हैं और श्लोक बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी संजना बोलती है, आई बड़े जेल में डलवाने वाले। अरे इतनी मेहनत की है हम दोनों ने यहाँ तक आने के लिए, और तुम हमारे अरमानों पर पानी फेरना चाहते हो? कभी भी नहीं। विराट मेरा प्यार है, तुम तो बस एक जरिया थे अपने ख्वाबों को पूरा करने का। अब तुम मरो, सड़ो, ये सब हमारा होगा, हमारा। इतना कहकर संजना अधमरे श्लोक के सामने ही विराट को किस करने लगती है। यह सब देखकर श्लोक तड़पता हुआ बोलता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया संजना, ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा और तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरे दोस्त के साथ मिलकर। अब ये आशिक कातिल बनेगा और तुमसे इस धोखे का बदला लेगा, देख लेना। इतना कहकर श्लोक बेहोश हो जाता है, जिसके पास संजना और विराट उसे मरा हुआ समझकर उसे घर से बेहद दूर एक जंगल में छोड़ आते हैं। पर किस्मत से श्लोक की सांसें अभी भी चल रही थी। जब उसे होश आता है तो वह जैसे तैसे लड़खड़ाता संभलता एक हाईवे पर पहुंच जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहां से सुमन नाम की एक लड़की की कार गुजर रही होती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी। वह श्लोक की मदद के लिए गाड़ी साइड लगाती है और श्लोक को अपने साथ अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करती है। 1 महीने बाद जब श्लोक पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तभी सुमन उसके पास आती है और श्लोक उसे अपनी सारी आपबीती सुनाता है और बोलता है, अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, वो है संजना और विराट की मौत। ये आशिक अब कातिल बनेगा। मैंने पूरे दिल से संजना को चाहा था, कभी उसे कोई कमी नहीं होने दी, हर वो खुशी उसे दी जिसकी वो हकदार थी। पर बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। अब और नहीं, अब बदला पूरा होगा, सूद समेत होगा। श्लोक अपना बदला लेने का इरादे को पक्का कर लेता है, जिसके बाद वह विराट और संजना की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। साथ ही संजना और श्लोक को मारने का पूरा प्लान बना लेता है। वहीं संजना और विराट
सारी धन दौलत अपने नाम कराने की पार्टी रखते हैं, जहां श्लोक भी चुपके से पहुंच जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। विराट और संजना अपने कमरे में जाते हैं। तभी संजना कहती है, ओ गॉड, बहुत थक गए हम दोनों। आखिरकार अब हम दोनों के पास सब कुछ है, जिंदगी में आराम ही आराम है। और वो मेरा आशिक श्लोक, वो भी अब नहीं रहा। अब तो ये सब हमारा ही है। चलो अब जल्दी से मुझे अपनी बाहों में भर लो ताकि मैं आराम की नींद सो सकूं डार्लिंग। संजना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ हाथों में एक चाकू लिए श्लोक आ जाता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं डार्लिंग, आज के बाद तुम एक अच्छी नींद सोना, और अकेले नहीं, अपने प्यार विराट के साथ सोना। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया उसकी बस एक ही सजा है, और वो है सजाए मौत, जो मैं आज तुम दोनों को दूंगा। इससे पहले कि विराट अपने बचाव में कुछ कर पाता, श्लोक एक तीखे खंजर को विराट के दिल के आर पार कर देता है और विराट वहीं दम तोड़ देता है। जिसके बाद वह संजना की तरफ बढ़ता है और उसे एक चेयर पर बैठाकर रस्सी से बांध देता है और खून से लथपथ हुआ खंजर संजना की गर्दन पर रखते हुए बोलता है, क्या बोल रही थी तुम, पागल आशिक? अरे बेशरम, पागल नहीं, सच्चा आशिक। पर तूने और तेरे झूठे प्यार ने मुझे कातिल आशिक बना दिया। मैंने कितना चाहा तुझे, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। किस लिए? बस दौलत के लिए? आज ये दौलत ही तेरी जान लेगी, देख। इतना कहकर विराट अपने जेब से नोट निकालता है और उस खंजर पर लगा सारा खून साफ करता है। जिसके बाद वह उन नोटों को गुस्से में तोड़ मरोड़ कर संजना के मुंह में भर देता है, जिस वजह से उसे ना तो सांस आती है और ना ही उसकी आवाज़ बाहर आती है। जिसके बाद वह उसी खंजर से संजना को भी मार देता है और एक आशिक कातिल बनकर अपने साथ हुए धोखे का पूरा बदला लेता है। जिसके बाद वह सुमन की मदद से संजना और विराट की लाश को ठिकाने लगा देता है और अपना घर और बिजनेस वापस से संभालने लगता है। सरोज नाम की एक बुढ़िया थी जो स्वभाव से बड़ी ही लालची प्रतीत होती थी। सरोज के 2 पोते थे, बड़ा राहुल और छोटा चेतन। दोनों पोतों की शादी हो चुकी थी। सरोज, जो कि मटके बनाने का काम किया करती थी, वह इस उम्र में भी बेहद सुंदर मटके बनाया करती थी। पर वह अपनी कमाई का एक भी पैसा अपने बहू बेटों को नहीं दिया करती थी। साथ ही वह अपने खर्चे के पैसे भी अपने बेटों से लिया करती थी, जिस वजह से सरोज हमेशा ही उसकी बहुओं की नजरों में खटका करती थी। ऐसे ही एक शाम सरोज अपनी बड़ी बहू काजल और छोटी बहू ज्योति को आवाज देती है, ज्योति बहू, काजल बहू, अरे यहाँ आओ। जी अम्मा जी आए। अरे बहू, आज रात के खाने में क्या बना रही हो? और क्या बनेगा अम्मा जी? वही दाल भात? ना ना, आज दाल भात खाने का मन नहीं है। एक काम कर, बढ़िया सा छोंक लगाकर अंडे की भुर्जी बना दे, बड़ा मन कर रहा है खाने का। अरे अम्मा जी, जानती भी हो अंडा कितना महंगा है। एक अंडा 10 रुपए का है, लाओ 2 पैसे। अरे बेशरम, मुझसे पैसे मांग रही है, शर्म ना आए तो है? अरे इस उम्र में तो तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। सेवा तो हम दोनों आपकी इतना करते हैं, पर आप भी तो अपना कमाया हुआ एक पैसा हमें देखने तक नहीं देती। अरे खर्चने की तो बात ही बड़ी दूर की है, उसका क्या? मुझसे मेरे मेहनत के पैसे पे सवाल करने का तुम दोनों का कोई हक नहीं है। आ गई समझ में बात? उतना किया करो जितना कहा है, नहीं तो बाहर निकाल दूंगी घर से। सरोज की बात सुनकर काजल और ज्योति वहां से चली जाती हैं और ज्योति गुस्से में बोलती है, दीदी देख रही है ना अम्मा जी की चालाकी और लालच। अरे आम के आम और गुठलियों के दाम। खुद का तो पैसा दबा कर ही रखती है, हमारे पतियों से भी ले लेती है।
लालची बुढ़िया है एक नंबर की। हाँ ज्योति, सही कह रही है। आज तक समझ नहीं आया आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर ना इस लालची बुढ़िया के कमरे की तलाशी लेते हैं। जितना पैसा होगा ना, दोनों मिलकर आपस में आधा आधा बांट लेंगे। अगले दिन जब सरोज मंदिर गई हुई होती है, तभी दोनों बहुएं मौका पाकर उसके कमरे की तलाशी करती हैं, पर दोनों के हाथ सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नहीं आता। जिस पर काजल बोलती है, आय हाय ज्योति, इस लालची बुढ़िया ने सारा पैसा खाने की तरह खा लिया क्या? अरे एक नोट सिक्का कुछ भी नहीं है, सारा का सारा पैसा आखिर चला कहाँ गया? दीदी, मुझे लगता है इस लालची बुढ़िया का ना जरूर उस बूढ़े सरपंच के साथ चक्कर चल रहा है। चक्कर मैंने ना कई बार देखा है इन्हें छिप छिप कर मुंह से मुंह भिड़ाकर बातें करते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बुढ़िया हमें लूट लूट कर सब छीन कर हमें ही नौकर बना कर रख ले अपना। अगर ऐसी बात है ना, तो हम इस लालची बुढ़िया पर अपनी पैनी नजर बना के रखेंगे और पता लगा कर ही छोड़ेंगे आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। दोनों बहुएं हर वक्त सरोज पर अपनी कड़ी नजर जमाई रखती हैं। एक दिन जमींदार सरोज के घर आता है और बोलता है, सरोज जी, अरे ओ सरोज जी, कहाँ हो आप? जी जमींदार जी, आप यहाँ? मैंने आपको मना किया था ना कि घर मत आना, मैं खुद ही आ जाऊंगी आपसे मिलने। जी वो थोड़ी जरूरी बात थी तो आना ही पड़ा। ठीक है, मेरे साथ कमरे में चलिए। सरोज जमींदार को अपने कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर बाद जमींदार नोट गिनता हुआ बाहर आता है और चला जाता है। काजल और ज्योति ये सारा नजारा देख लेती हैं और आपस में बोलती हैं, दीदी देखा, मैंने बोला था ना ये लालची बुढ़िया और उस जमींदार का चक्कर चल रहा है। अरे उस दिन हम दोनों ने सारा कमरा छान मारा, हमें तो एक चवन्नी तक नहीं मिली, तो आज ये इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया, और वो भी कमरा बंद करके? दाल में कुछ तो काला है, पूरी बात का पता लगाना होगा ज्योति, वरना ये बुढ़िया हमें कंगाल करके ना और बदनामी का कीचड़ हमारे मुंह पे मल के चली जाएगी। दोनों बहुएं आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां सरोज आ जाती है और बोलती है, अरे क्या खुसर फुसर कर रही हो आपस में? सारा दिन न जाने मुंह से मुंह भिड़ा कर कौन सी चुगली करती हो। अरे जाकर मेरे लिए चाय बना दे, दर्द से सर फट रहा है। सरोज की बात सुनकर दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं और काजल जल्दी से चाय बनाकर सरोज को देती है। वक्त गुजर रहा था। दोनों बहुओं को सरोज का लालच देखकर बेहद गुस्सा आने लगा था। ऐसे ही एक दिन सरोज मटके बनाते हुए खुद से कहती है, भगवान तेरी कृपा से आज तक सब संभाल के रखा है और जमींदार जी ने भी मेरा पूरा साथ दिया है। इस बात को छुपाने में अब बस इससे पहले कि घर वालों या बाहर वालों को कुछ थोड़ा बहुत भी भनक पड़े, मुझे जल्दी से सब कुछ खत्म करके पक्का समाधान करना होगा। मुझे जमींदार जी से बात करनी होगी। सरोज की ये सारी बातें काजल सुन लेती है और मन ही मन बोलती है, अच्छा तो ये लालची बेशरम बुढ़िया जमींदार के साथ मामला सेट करने जा रही है ताकि इन दोनों के इस खुफिया रिश्ते की भनक किसी को ना लगे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज तो मैं और ज्योति मिलकर इसका सारा काला चिट्ठा अपने पति और समाज के सामने रख देंगे, फिर पता चलेगा इस उम्र में लालच और इश्क लड़ाने का क्या नतीजा होता है। सरोज जल्दी से अपने हाथ धोकर जमींदार के घर की तरफ रुख पकड़ती है। वहीं ज्योति और काजल भी दबे पांव सरोज का पीछा करने लगते हैं। जहां वह देखते हैं कि सरोज फिर से ढेर सारे पैसे जो कि उसने मटके बनाकर और अपने बेटों से लेकर जमा किए थे, वह उस जमींदार को देती है। इस सारे दृश्य को काजल अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। जैसे ही शाम को दोनों के पति घर आते हैं, तभी काजल बोलती है,
अम्मा जी, आज से हम आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे और आप अभी के अभी हमारा ये घर छोड़कर निकल जाइए यहाँ से। अरे बहू, भांग खाकर बैठी है क्या? अरे तू होती कौन है मुझे घर से निकालने वाली? इस घर की बहू, जो कि आपकी तरह लालची और बेशरम नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बाहर क्या गुलछर्रे उड़ा रही हो। अपनी जुबान को लगाम दे बहू, क्या बोल रही है? अम्मा जी, हम दोनों सब जानते हैं कि आप कैसी कैसी हरकतें करती हैं उस जमींदार के साथ। छी छी छी, हमें तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। आप और इस उम्र में, हाय हाय। बकवास बंद कर बहू। ठीक है, बकवास बंद कर देते हैं और वीडियो चालू कर देते हैं। ये लीजिए, सारे के सारे खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों से। इतना कहकर काजल अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सभी को दिखाती है, जिसे देखकर सरोज के पोतों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद दोनों बहुएं राशन पानी लेकर सरोज पर चढ़ जाती हैं और उसे कुछ भी कहने का एक मौका नहीं देती है और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगती है। तभी वहां पर जमींदार हाथों में कुछ कागज लिए हुए आता है और बोलता है, रुक जाओ तुम दोनों, ये क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो कितना गलत कर रही हो। आ गया लालची बुढ़िया का आशिक उसकी हिमाकत करने के लिए। बकवास बंद करो तुम दोनों। जो पैसे वो आज तक सरोज जी मुझे देती रही हैं, वो पैसे इस घर के कर्जे के थे, क्योंकि जब राहुल और चेतन के माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे, तब सरोज जी के पास केवल ये घर था। इसे गिरवी रखकर उन्होंने मुझसे कर्जा लिया था। उन्होंने चेतन और राहुल की शादी की, उन्हें इस लायक बनाया कि वो खुद के पैरों पर खड़े हो सकें। इसीलिए वो बिना किसी को बताए चुपचाप आज तक एक एक रुपए जोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्जा उतार रही थी, जिसे तुम लालच का नाम दे रही हो। इसका मतलब आपका और अम्मा जी का कुछ भी नहीं चल रहा? तो उस दिन कमरा बंद करके मैंने सरोज जी को हिसाब किताब बताया था। इसके बाद उन्होंने मुझे और पैसे दिए और अब जाकर इस घर का कर्जा पूरा हो चुका है। सरोज जी बिना किसी को बताए दिन रात बस इसी चिंता में रहती थीं कि कल अगर उन्हें कुछ हो गया तो कर्जा उतारने के चक्कर में कहीं ये दोनों भाई या आप दोनों बहुएं आपस में लड़ लड़कर एक दूसरे से अलग ना हो जाओ। इसीलिए आज तक उन्होंने अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा आप लोगों को ना देकर सिर्फ मेरा कर्ज उतारने के लिए लगाया। शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों पर जो ऐसी घटिया सोच रखते हैं। इतना कहकर जमींदार घर के कागज सरोज के हाथों में देकर वहां से चला जाता है। अब सबके सामने सारा सच आ चुका था, जिसके बाद ज्योति और काजल की नजरें और गर्दन बुरी तरह से शर्म से झुक जाती हैं। दोनों हाथ जोड़कर सरोज के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। सरोज रोते हुए अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद से सभी वापस से मिलकर एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं।